हेलो स्टूडेंट्स, पेरोल मास्टर्स का मैं टॉपिक करा रही थी और उसमें अगला जो है हेड हमारे पास आता है पे हेड क्रिएशन। इससे पहले हमने जो किए हैं वो 2 पार्ट कर लिए हैं पेरोल मास्टर्स के। अब हमारे पास अगला जो पार्ट है वो आता है क्रिएट पे हेड। क्रिएट पे हेड में मोस्टली क्या देखा जाता है, इसमें किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी की अर्निंग या उसकी अर्निंग वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकती हैं और उसको कितनी डिडक्शंस जो हैं वो मिलती हैं वो देखा जाएगा। इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू होगा हमारे पास, वो होगा एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा और जो दूसरा देखा जाएगा वो जाएगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो ओनर होता है, एम्प्लॉय वहाँ पे काम करने वाला। ठीक है, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा जाएगा? एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। अब इसके लिए तो वो अर्निंग हो सकती है, डिडक्शन हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए वो क्या माना जाएगा? उसके लिए या तो वो होगा एक तरह से उसकी लायबिलिटी, ठीक है, और दूसरा उसके क्या हो सकते हैं वो एक्सपेंसेस। तो 2 तरह से हैं इसके, ये हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एंड डिडक्शन रिलेटिंग टू इट। इसमें हमने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ की बात की और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वो कहते हैं कि इसमें हम उस नेचर का भी एक्सप्लेन करेंगे जो हमें पेमेंट रिसीव्ड हुई है जिस नेचर की बाय द एम्प्लॉय और जो डिडक्शन हुई है उससे रिलेटेड। ठीक है, ये भी समझाऊंगी कि ये क्या चीज़ होता है। टैली ERP 9 में हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत तरह के पे हेड्स। जैसे हम पे हेड्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पे हेड जो है इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पे हेड्स क्या होते हैं? पे हेड मतलब कि पे का मतलब समझते हैं सभी, लाइक सैलरी या कोई भी इनकम जो उसकी अर्निंग होती है। उसमें पे हेड अलग अलग कौन से होते हैं? उसमें कुछ हेड्स होते हैं लाइक सैलरी हो गया, और उसमें क्या हो गया, सैलरी में भी ये बेसिक सैलरी, ठीक है, दूसरा DA डियरेंस अलाउंस, तीसरा HRA, ठीक है, और हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, EPF, ESI, TDS, या कोई भी हमारे पास जो प्रोफेशनल टैक्स होगा, एक्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जनरली आप इसको प्रैक्टिकल भी करोगे, लेकिन प्रैक्टिकल करोगे जब आप फाइनल में हो जाओगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पे हेड की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास पे हेड है वो कहते हैं कि इसको डिफरेंट टाइप ऑफ पे हेड में आगे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि उसको आगे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग पे हेड में। अलग अलग पे हेड कौन से होते हैं? जैसे बेसिक पे का हो गया, DA का हो गया, HRA का हो गया, MA हो गया, EA हो गया, EPF हो गया, ESI हो गया, TDS हो गया, प्रोफेशनल टैक्स। अब ये सब क्या होते हैं? बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी जो हमें बेसिक सैलरी एज पर रूल मिलती है। उस बेसिक सैलरी, मान लीजिए 50,000 जो है वो बेसिक सैलरी है, उसमें DA मान लीजिए बेसिक सैलरी का DA जो है वो 10% मिलता है। ठीक है, 10% कितना हो गया? 5,000। इसी तरह से मान लीजिए उसका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि घर में रहने का किराया मिलता है एक पर्सन को, तो मान लीजिए वो कितना भी 5% आप लगा लीजिए ऑफ बेसिक पे, इसका मिल सकता है, या अदर कोई भी वो अमाउंट दे सकता है कि इतना। मान लीजिए सारे कुछ जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट है वो मिल जाता है। जो यहाँ पे टोटल होगा वो क्या होगा? उसकी टोटल सैलरी होगी। ठीक है,
टोटल सैलरी कितनी होगी, मान लो जो हमारे पास इन सब का टोटल करके आएगा। हम कई बार सुनते हैं ना कि भाई सैलरी कितनी है, वो बोलते हैं कि हम मेरी जो सैलरी है, मान लो किसी ने बोला कि 80,000 है, और इन हैंड कितनी मिलती है। इन हैंड का मतलब कि आपको नेट कितनी मिलती है, बाकी तो ये सारे कट आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। कुछ डिडक्शन मिलती हैं, कुछ इसमें ऐड हो जाते हैं सैलरी। मान लीजिए नेट अगर उसकी मान लीजिए 80,000 या कट के मान लो उसको 72,000 उसको मिल रहे हैं, मतलब कि 8,000 कहाँ गई, वो उसकी क्या हो गई, डिडक्शन हो गई। और ये डिडक्शन कहाँ जाती है, ये डिडक्शन ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गई सैलरी, नहीं, ये डिडक्शन उसकी जमा होती रहती है, ठीक है, उसके अकाउंट में जमा होती रहती है, जिसके कुछ बेनिफिट्स जो हैं इसको मिलते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लास्ट में जो है अमाउंट वो मिल जाता है। अभी तक आप हम लोग क्या समझेंगे कि जो हमारा पे हेड क्रिएट किया है हमने, ये पे हेड, इसमें हम अर्निंग और डिडक्शंस के बारे में पता करते हैं, ठीक है। इसमें हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू और एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ESI का है, ठीक है, या फिर EPF का है। इसमें जो है मान लीजिए EPF का मतलब जैसे प्रोविडेंट फंड का है, ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड में जो कुछ परसेंटेज तो होती है एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कटवा के जो है वो डालता है अकाउंट में, EPF अकाउंट में, और कुछ परसेंटेज सरकार ने कह रखा है कि जो एम्प्लॉयर है, मतलब कि जो ओनर है, उसने भी डालना है किसके, एम्प्लॉय के EPF में। तो इन दोनों का जो अमाउंट होगा वो जुड़ के किसको मिलेगा, वो मिलेगा एम्प्लॉय को। किसको मिलेगा, वो मिलेगा एम्प्लॉय को। अब मैंने आपको बताया कि EPF में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय खुद की सैलरी में से कटवा रहा है, और ओनर मतलब जो कंपनी है जहाँ पे वो काम कर रहा है वो भी कटवा रहा है, वो भी उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन प्लस होके किसके खाते में जाएगा, एम्प्लॉय के। बेनिफिट एम्प्लॉय को ही मिलना है, लेकिन सरकार की तरफ से ये दोनों का। अब देखिए, जब हमने एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तब क्या हुआ, तब तो उसकी सैलरी में से जितना डिडक्शन हुआ, ठीक है, वो हमने काटा। जब हम एम्प्लॉयर का एक्सपेंसेस देखते हैं, उसका एक्सपेंस है ना, उसका खर्चा है, तो वो कौन सा हुआ, वो ये वाला हुआ। दोनों का प्लस होकर बेनिफिट किसको मिलना है, एम्प्लॉय को। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो एक्सपेंसेस ओनर की तरफ से भी किए जाते हैं और किसकी तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से भी किए जाते हैं। होपफुली ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पे हेड्स किस तरह से जो है हम इसकी बात करें, आगे समझना हमारे लिए आसान होगा। आगे हमारे पास कहते हैं कि जो हमारे पास टैली ERP 9 में जो है पे हेड के टाइप है, कुछ पे हेड के टाइप, जैसे कि पे हेड के टाइप दे रखे हैं हमें। पहला दे रखा है, मान लीजिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। पहला क्या दे रखा है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास सेकंड दे रखा है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। एक तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय जो वो करेगा, और दूसरा क्या करेगा, वो करेगा डिडक्शन करेगा, डिडक्शन भी होंगी उसके खाते में से, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन कौन सी होंगी, जो वैधानिक रूप से उसकी अर्निंग में से या उसकी इनकम में से जो है वो करनी ज़रूरी होंगी। इसी तरह से जैसे ये एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, इसी तरह से क्या होती है एम्प्लॉयर की भी। एम्प्लॉयर मतलब बताया मैंने अभी आपको कि ओनर क्या होगा, वो भी स्टैट्यूटरी डिडक्शन। अब देखिए, ऐसे तो कोई भी जो है किसी के खाते में पैसा जमा नहीं करता, इसका मतलब वो स्टैट्यूटरी है, वैधानिक रूप से ज़रूरी है। मतलब कि अगर PF अकाउंट में जो है, अगर PF अकाउंट में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये उसकी वैधानिक जिम्मेवारी बनती है ओनर की कि वो भी उसमें जो है एम्प्लॉयर भी जो है वो भी कंट्रीब्यूट करे। तो वो क्या होगी उसकी, वो उसकी स्टैट्यूटरी डिडक्शन हो गई, किसकी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हो गई। उसके बाद जो है एम्प्लॉयर के अदर चार्जेस, कुछ और चार्जेस भी होते हैं जो एम्प्लॉयर को पे करने होते हैं। एम्प्लॉयर मैं बार बार बता रही हूँ, एम्प्लॉयर कौन हो गया, उसका ओनर हो गया, मतलब उसके जो भी अदर चार्जेस वो पे करेगा, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या होंगे और क्या होंगे। अगर हम एम्प्लॉय के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो उसको बोनस मिलता है, ठीक है, उसको जो क्या मिलेगा, बोनस, ये बोनस मिला है मान लीजिए उसको। और क्या डिडक्शंस हो सकती हैं, डिडक्शंस में अभी आता है हमारे पास, ये था हमारे पास नंबर 6,
नंबर 7 आ जाता है हमारे पास ग्रेजुटी। ग्रेजुटी का अमाउंट कौन सा होता है, जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बहुत सारा पैसा मिलता है तो उसको हम ग्रेजुटी का अमाउंट कहते हैं। बोनस आपको पता ही है कि क्या होता है बोनस मिलना। नंबर 8 पे आ जाता है लोन एंड एडवांसेस। ये इसके बारे में भी मैंने पहले थोड़ा सा बताया है कि लोन एंड एडवांसेस क्या होते हैं। लोन एंड एडवांसेस का मतलब क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में से पहले ही जो अपनी सैलरी मिलने से पहले कुछ एडवांस ले लेता है, बाद में कंपनी क्या करती है थोड़ा थोड़ा करके इसमें से काटती रहती है, तो वो भी उसकी डिडक्शन हो गई, मतलब उसने लोन लिया और फिर बाद में उसको वो रीपेमेंट कर रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपके पास रिवर्समेंट टू एम्प्लॉय। हम सभी चीज़ों को जो है बड़े अच्छे से एक बार पढ़ेंगे ताकि आपको जो है किसी भी चीज़ में डाउट ना रहे। अभी हमारे पास जो है हमारी बुक में एक्चुअली जो मेरे पास वीके की बुक है उसमें कुछ पे हेड दे रखे हैं, वो किस हेड के अंदर आते हैं, किस हेड के अंदर आते हैं, मतलब जैसे बेसिक सैलरी है वो किसके अंदर आती है। और इसी तरह से जो हमारे पास और कोई या फिर जैसे डियरेंस अलाउंस है वो कौन सा एक्सपेंसेस हैं, जैसे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या कौन सी लाइबिलिटी है, कौन से एक्सपेंसेस है। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, अभी मैं आपको क्या बता के हटी हूँ कि एम्प्लॉयर की तरफ से वो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वो हो सकती है एक्सपेंसेस और एक हो सकती है लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी को अलग अलग करके दिखाना है, तो मैं आपको थोड़ा बुक का पोर्शन दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास जैसे बुक में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे दी हुई है बेसिक सैलरी। ठीक है, इसका पे हेड का टाइप कौन सा है, ये है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ये अर्निंग किसके लिए है, ये एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है, और ये किस हेड के अंदर आता है, ये हेड के अंदर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, क्या ये नेट सैलरी को, यानी कि जो लास्ट में हमारी सैलरी आती है, क्या ये इसको इफेक्ट करता है, यस ये करता है उसको इफेक्ट। उसके बाद है नेम टू अपीयरेंस इन पे स्लिप, मतलब कि जब पे स्लिप बनाते हैं ना, यानी कि जब पूरा अब देखो जब हमारी सैलरी आती है तो सैलरी में क्या होता है कि सैलरी में मान लीजिए ये हमारी एक सैलरी की स्लिप है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कि आपकी बेसिक कितनी है, ठीक है, उसमें डीए कितना ऐड हुआ है, ठीक है, वो कितना है, प्लस एचआरए कितना इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, फिर ये सारा कुछ लिखने के बाद जब आ जाता है हमारे पास टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल दिखाते हैं, मतलब कि जैसे ये 1 2 3 4 5 जितना भी आपके पास आएगा ये स्लिप है एक, जिसमें वो सारी जो है बेसिकली लिखा होता है। अब ये आपको बताया भी हुआ है कि क्या ये अफेक्ट करता है सैलरी को और क्या ये नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से अगर जो हमारे पास नेम टू अपीयरेंस इन पे स्लिप, यानी कि इसमें बेसिक सैलरी को क्या लिखा जाएगा, बेसिक लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह यूज टू ग्रेजुटी, क्या ग्रेजुटी के टाइम पे इसका यूज़ होता है, यस होता है। जो लास्ट में अमाउंट मिलना है ना, मान लीजिए एक IAS ऑफिसर रिटायर हो रहा है, ठीक है, एक प्रोफेसर रिटायर हो रहा है, एक टीचर रिटायर हो रहा है, एक डॉक्टर रिटायर हो रहा है, उसको मिलने वाला बेसिक, और एक PN रिटायर हो रहा है, ठीक है, या फिर मान लो कोई एक लो लेवल पे या C ग्रेड पे कोई रिटायर हो रहा है, तो उसको मिलने वाला जो अमाउंट है, जो इकट्ठा अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम में, दोनों अलग अलग होंगे, जैसी पोस्ट होगी उस हिसाब से उसको अमाउंट मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ये जो बेसिक सैलरी है हमारी, क्या इस बेसिक सैलरी का ग्रेजुटी के अमाउंट में फ़र्क पड़ता है, यस पड़ता है। कैलकुलेशन टाइप क्या है, मतलब कि ऑन अटेंडेंस, ये अटेंडेंस पर डिपेंड करता है कि अगर तो वो आपका डेली आ रहा है, ठीक है, मतलब जितनी छुट्टियां उसको मिली हुई है, अलाउड है, उसको तो छोड़ दो, बाकी वो अगर पूरा आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी सैलरी कटनी स्टार्ट हो जाती है। बेसिक जो पीरियड होता है कैलकुलेशन का, सैलरी किस हिसाब से मिलती है, मंथली मिलती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है आगे डियरेंस अलाउंस है, तो डियरेंस अलाउंस का क्या है, ये अर्निंग किसके लिए है, एम्प्लॉइंग के लिए, और इस ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अफेक्ट करती है सैलरी को, यस करती है। नेम क्या लिखा जाता है इसका पे स्लिप में, इसको लिखा जाता है डियरेंस अलाउंस लिखा जाता है, और यूज़ होता है ग्रेजुटी के अमाउंट में, यस होता है इसका यूज़। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेशन टाइप क्या है, इसको हम एज कंप्यूटेड वैल्यू, जो हमारी कंप्यूट की हुई वैल्यू होती है, मतलब जो निकाली हुई वैल्यू होती है, जैसे 10% निकाल ली, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से मंथली ही मिलता है, क्योंकि इसी में ही ऐड हो जाता है, सैलरी में ही ये ऐड हो जाता है। इसी तरह से हाउस रेंट अलाउंस है, ये भी एम्प्लॉय के लिए ही है, ठीक है,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है, नेट सैलरी को भी इफेक्ट करता है। इसको लिखा क्या जाता है स्लिप में, लिखा जाएगा हाउस रेंट अलाउंस लिखा जाएगा। क्या इसका ग्रेजुटी के अमाउंट में फ़र्क पड़ता है? नो, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? यानी कि ये तब तक मिलता है जब तक एक एम्प्लॉय करंटली काम कर रहा है और उसको अपने रहने का किराया मिलता है। जब उसकी सर्विस ख़त्म हो जाती है तो उसको ये चीज़ भी मिलनी है, रेंट अलाउंस जो है ये भी मिलना बंद हो जाता है। क्लियर? और उसके बाद एज कंप्यूटेड वैल्यू, इसको भी एज कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या है? एज कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब इसको कैलकुलेट करना होता है। इसके भी आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, HRA को कैलकुलेट करने का, डेयर अलाउंस कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये भी इसका मंथली है। इसी तरह मेडिकल अलाउंस मिलता है, मेडिकल मतलब मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। कन्वेंस अलाउंस मतलब कि कहीं आने जाने के किराया खर्चा मिलता है। ओवर टाइम मिलता है जो एक एम्प्लॉयज़ EPF, देखिए यहाँ तक तो थे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि हमारे पास जो ये ओवर टाइम है, ओवर टाइम तक तो था ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमारे पास एम्प्लॉयज़ का EPF में कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो कहते हैं कि 12% तक होना चाहिए। ठीक है, अब वो एम्प्लॉयज़ स्टैचुरी डिडक्शन है, ये मतलब कटना ज़रूरी है। ये एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी को, कोई एम्प्लॉय है वो किसी कंपनी में परमानेंटली काम कर रहा है तो उसकी सैलरी में से ये कटना ही कटना है। ये क्या है? उसकी करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि हर बार कटना है तो करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, करंटली हो रहा है। क्या ये अफेक्ट करता है नेट सैलरी को? यस, ये करता है, क्योंकि उसमें से डिडक्शन होती है, कटता है उसमें से अमाउंट सैलरी में से। इसमें लिखा क्या जाएगा? पे स्लिप में इसका नाम लिखा जाएगा EPF @ 12%। और ये एज कंप्यूटेड फार्मूला, इसका भी एक फार्मूला होता है कंप्यूट करने का, उसके थ्रू इसको कंप्यूट किया जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा? ये है हमारे पास ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक पे प्लस DA। ठीक है, बेसिक पे प्लस क्या करेंगे इसमें? DA। ये जो हमने डियरेंस अलाउंस पढ़ा था, डियरेंस अलाउंस जो सेकंड वाला था, ये वाला डियरेंस अलाउंस पढ़ा था, ये प्लस बेसिक पे, इन दोनों को जोड़ के उसके ऊपर ये निकाला जाता है। जो 12% हमने कैलकुलेट किया है ना, ये बेसिक पे का नहीं, बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस का ये कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद इसी तरह ESI का है, तो ESI का ये कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे पास ये पूरा जो है एक चार्ट सा जो है ये बना हुआ है, अभी आप देख भी सकते हैं, इसमें मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है, ये चार्ट पूरा बना हुआ है। तो ये आप इसमें आपकी बुक्स में भी दिया होगा, तो आप इसको एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो वो मुझसे समझ लेंगे। पढ़ना ये ऐसे ही है, आगे भी ये दिया हुआ है। ये देखिए सारा दिया हुआ है हमारे पास। उसके बाद वो कहता है कि इसमें यू कैन क्रिएट अदर पे हेड विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर द कंपनी बट ए डिपेंडेंस ऑन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। मतलब कुछ ऐसी होती हैं डिडक्शन जो कि कंपलसरी हम ये नहीं कह सकते कि है, लेकिन डिमांड जो है सिचुएशन की डिमांड पे डिपेंड करता है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि इनको देना या इनको क्रिएट करना इन पे हेड को ज़रूरी होता है, मतलब इनकी क्रिएशन करना जो है पे हेड की वो ज़रूरी हो जाता है। ऐसे कौन से पे हेड है? जैसे बोनस हर साल मिले ये ज़रूरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता। ये क्या है? ये अर्निंग है एक एम्प्लॉय की, इनडायरेक्ट ये एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह से ये अफेक्ट करता है सैलरी को, यस करता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है। नेम क्या लिखा जाएगा? पे स्लिप में इसको बोनस लिखा जाएगा। यूज़ क्या है ग्रेजुटी का? इसमें होता है नो, क्योंकि ग्रेजुटी की अमाउंट तो वो हो गई जिसको लास्ट में मिलेगी, थोड़ा थोड़ा कट के हर महीने एक एम्प्लॉय की सैलरी में से लास्ट में जो अमाउंट मिलता है वो ग्रेजुटी है। अब बोनस का तो ऐसा कोई रोल नहीं है इसकी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन टाइप क्या है? एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, मतलब कि जो डिफाइन की जाए कंपनी की तरफ से वैल्यू वही होगी। कोई इसका कैलकुलेशन पीरियड आता है? नील, कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे पास कमीशन है, कमीशन भी मान लीजिए सेल्स के ऊपर कमीशन है या अदर किसी चीज़ के ऊपर कमीशन है, तो वो कमीशन वहीं तक सीमित है। ये अर्निंग ही है एम्प्लॉय के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सैलरी को इफेक्ट करता है, यस करता है। ये नेम क्या आता है? कमीशन ही लिखा जाएगा। ग्रेजुटी की अमाउंट को इफेक्ट करता है नो। कैलकुलेशन टाइप क्या है? जो भी डिफाइन किया जाए, मतलब डिफाइन मतलब कि ये बोला जाए अगर कि हाँ डिक्लेयर कर दिया, जैसे मान लो कि 5% कमीशन दिया जाएगा अगर आप 1 लाख की सेल करते हो, 2 लाख की सेल करते हो तो आपको कमीशन बढ़ा के 7% कर दिया जाएगा। तो वो डिफाइन कर दिया 5%, 7%, ये क्या? ये पहले ही हमने डिफाइन कर दिया, उसी के हिसाब से उसको कमीशन जो है वो मिलेगा। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी आपका जानती हूँ कि अगर पहले ही सैलरी की डेट आने से पहले या पहले ही सैलरी ले लेते हो तो वो क्या, उसमें किस में आ जाता है? लोन एंड एडवांसेस में आ जाता है। लोन एंड एडवांसेस क्या है? ये हमारी एसेट्स हैं, क्योंकि बाद में तो वो हमें पे करेगा ना,
ठीक है। तो यस, ये करता है नेट सैलरी को अफेक्ट। क्या लिखा जाता है? एडवांस सैलरी। ग्रेजुटी में इसका कोई रोल नहीं है। एंड देन ये क्या है? एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है, कि जितने परसेंट से उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है या कितने परसेंट से इंटरेस्ट देना है, वो सारा इसमें जो है पहले ही डिफाइन किया जाता है। लोन टू एम्प्लॉई, लोन टू एम्प्लॉई अगर उसको दिया जाए, हमने लोन देना है, ठीक है, उसके बाद जो है लोन एंड सैलरी में आता है। लोन एंड ये भी क्या है? हमारे पास एसेट है। यस करता है इसको अफेक्ट नेट सैलरी को। अपीयरेंस में क्या लिखा जाता है? एडवांस सैलरी लिखा जाएगा। एंड देन नो, और उसके बाद एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। ये कौन से पे हेड हैं? ये वो पे हेड हैं जिनको बाद में सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट किया जाता है। और ये वाले जो मैंने पहले ये कराए हैं, ये आपके पीएफ हो गया, ठीक है, ये ईडीएलआई हो गया, ईडीएलआई एडमिन हो गया, एम्प्लॉयर का हो गया, ये सारे कौन से कंट्रीब्यूशन है या मैंने यहाँ पे आपको कराए। जैसे ये आपका बेसिक हो गया, डीए हो गया, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम, ये जितने भी आपके टैक्सेस हैं ये स्टैच्यूरी हैं, मतलब कंपल्शन है, ये आपको डिडक्ट करने इनकी ज़रूरी ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है पे हेड अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में यही तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।